नमस्कार। आज हम मुंबई में हुई एक काफ़ी चौंकाने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। ये गुरुवार 4 सितंबर 2025 की बात है, दोपहर के करीब 2 बजे। हाँ, जब मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर कुछ कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक मैसेज आए। खतरनाक ही थे। कोई आम ट्रैफिक की शिकायत नहीं, बल्कि सीधे सीधे शहर को उड़ाने की धमकी। बिल्कुल, मैसेज में लिखा था कि RDX और मानव बमों का इस्तेमाल होगा। ये अपने आप में ही मतलब दहलाने वाली बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन मैसेजेस में मुंबई पुलिस के लिए काफ़ी अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया था। जी, अक्सर ऐसा होता है कि धमकी देने वाले ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, शायद डराने के लिए या अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए। लेकिन इसमें एक और चीज थी। हाँ, वो संगठन का नाम। भेजने वाले ने खुद को लश्कर-ए-जिहादी नाम के किसी संगठन का बताया। अब ये नाम देखिए, किसी बड़े जाने पहचाने आतंकी गुट से तो सीधा जुड़ता नहीं दिखता, लेकिन नाम का इस्तेमाल ही अपने आप में खतरे की घंटी बजा देता है। बिल्कुल, खासकर जब RDX और मानव बम जैसी बातें हों, चाहे ये असली संगठन हो या बस डराने के लिए गढ़ा गया नाम, एजेंसियां इसे हल्के में नहीं ले सकती। सही कहा, नाम का एक सिंबॉलिक वजन होता है। तो जैसे ही ट्रैफिक पुलिस को ये मैसेज मिले, उन्होंने फौरन कार्रवाई की। ये बात थोड़ी अजीब नहीं कि धमकी ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर आई? मतलब आमतौर पर तो कंट्रोल रूम या सीधे बड़े अधिकारियों को टारगेट किया जाता है। अंदाजा ही लगा सकते हैं। हो सकता है ये नंबर उन्हें आसानी से मिल गया हो, या शायद सोचा हो कि ट्रैफिक वाले कम ध्यान देंगे, जो कि गलत सोच है। हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर बस बिना सोचे समझे कहीं भी भेज दिया। लेकिन जरूरी ये है कि ट्रैफिक पुलिस ने इसे पहचाना और फौरन सही जगह मतलब क्राइम ब्रांच को फॉरवर्ड कर दिया। सही। तो क्राइम ब्रांच के पास मामला पहुंचते ही असली जांच शुरू हो गई। वर्ली पुलिस स्टेशन भी इसमें शामिल हुआ। और ऐसे मामलों में होता यह है कि फौरन सीनियर अफसर कमान संभाल लेते हैं। जब शहर की सुरक्षा का सवाल हो तो टॉप लेवल की निगरानी जरूरी है। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक DCP राज तिलक रोशन ने जांच लीड की और उन्हें एडिशनल CP शैलेश बालकावडे, जॉइंट CP लक्ष्मी गौतम और खुद पुलिस कमिश्नर देवेन भारती गाइड कर रहे थे। जी, इससे पता चलता है कि इसे कितनी गंभीरता से लिया गया। और इसका असर भी दिखा। पुलिस का रिस्पांस बहुत तेज था। बिल्कुल, मतलब मैसेज मिलने के कुछ ही घंटों में जांच शुरू, और अगले ही दिन शुक्रवार को क्राइम ब्रांच की टीम नोएडा के लिए निकल भी गई। मुंबई से नोएडा, ये तो काफी तेज कार्रवाई हुई, खासकर जब 2 अलग-अलग राज्य शामिल हों। हाँ, ये इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन वाला एंगल मामले को थोड़ा पेचीदा बना देता है। अलग अलग पुलिस फोर्स, नियम, लॉजिस्टिक्स। लेकिन लगता है यहाँ सब स्मूथ रहा। लगता तो यही है, क्योंकि नतीजा भी जल्दी मिला। टीम नोएडा पहुंची, आरोपी का पता लगाया और उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी का नाम अश्विन कुमार सुप्रा बताया गया है। और एक और बात, वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। तो देखिए, मामला 3 राज्यों से जुड़ गया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये आजकल के अपराधों की हकीकत है, जहां ज्योग्राफिकल बॉर्डर मायने नहीं रखते। ये पुलिस के लिए चैलेंज भी है और उनकी क्षमता का टेस्ट भी। निश्चित रूप से। और पुलिस ने उसके पास से वो मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद कर लिया है, जिससे ये धमकी भेजी गई थी। ये तो बहुत बड़ा सबूत होगा डिजिटल जांच के लिए। हाँ बिल्कुल, सिम किसके नाम पर है, फोन की लोकेशन हिस्ट्री क्या थी, मैसेज का डेटा, ये सब चीजें जांच में बहुत अहम होती है। आजकल तकनीक के बिना ऐसे केस सुलझाना मुश्किल है। कानूनी कार्रवाई की बात करें तो वर्ली पुलिस स्टेशन में पहले तो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 351 और सब सेक्शन 2, 3 और 4 के तहत। जी, BNS की धारा 351 मूल रूप से क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक धमकी से जुड़ी है, और इसके सब सेक्शंस धमकी की गंभीरता के हिसाब से सजा तय करते हैं, जैसे जान से मारने की धमकी या सार्वजनिक शांति भंग करने की नीयत से धमकी। तो RDX और बम की धमकी तो गंभीर कैटेगरी में ही आएगी। बिल्कुल, जाहिर है गिरफ्तारी के बाद FIR में आरोपी का नाम जोड़ दिया गया होगा। तो ये तो हुई घटना, जांच और गिरफ्तारी की बात। लेकिन एक और चीज थी जिसने इस मामले को और संगीन बना दिया, वो था इसका समय। हाँ, वो सबसे ज्यादा चिंता की बात थी। ये धमकी आई गणेश उत्सव के बिल्कुल आखिरी में, अनंत चतुर्दशी से ठीक पहले। अनंत चतुर्दशी तो मुंबई के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, गणेश विसर्जन का दिन। लाखों लोग सड़कों पर होते हैं, विसर्जन घाटों पर, समंदर किनारों पर भारी भीड़। ऐसे माहौल में जरा सी भी गड़बड़ी या पैनिक फैलाने वाली खबर का असर बहुत भयानक हो सकता है। इसी वजह से उस दिन मुंबई पुलिस का बंदोबस्त भी बहुत तगड़ा होता है। हाँ, रिपोर्ट्स थी कि इस साल भी 21,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे या होने वाले थे। लोकल पुलिस, SRPF, RAF, सारी फोर्सेस। तो इस धमकी ने तो उस हाई अलर्ट सिचुएशन में और ज्यादा प्रेशर डाल दिया होगा। सवाल ही नहीं उठता, भले ही बाद में वो झूठी निकले।
क्राइम ब्रांच तो एक्टिव हुई ही, साथ ही फॉरेन एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया होगा। ये मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन कितना मुश्किल होता है, खासकर जब टाइम कम हो। चुनौतीपूर्ण तो होता है, लेकिन मुंबई ने खासकर 26/11 के बाद अपने कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को काफी सुधारा है। SOPs बेहतर हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के चैनल बने हुए हैं। इस केस में जो तेज रिस्पांस दिखा, उससे लगता है कि सिस्टम काम कर रहा था। चुनौती हमेशा रियल टाइम में सही जानकारी शेयर करने की होती है। और आम लोगों पर इसका क्या असर होता है? पुलिस ने भले ही तेजी दिखाई, पर ऐसी खबरों से त्योहार के माहौल में डर तो फैलता ही होगा। थोड़ी चिंता तो फैलती है जब मीडिया में बात आती है। लोग सतर्क हो जाते हैं, शायद कुछ लोग भीड़ में जाने से कतराएं, लेकिन मुंबई के लोगों ने बहुत कुछ देखा है। उनमें एक रेजिलियंस है। हाँ, ये तो है। और जब पुलिस की भारी मौजूदगी दिखती है, कार्रवाई की खबर आती है, तो उससे कुछ भरोसा भी बनता है। जरूरी है कि लोग अलर्ट रहें, पर पैनिक ना करें। तो कुल मिलाकर देखें तो एक व्हाट्सएप मैसेज ने पूरे शहर के सिक्योरिटी सिस्टम को हिला दिया। एक इंटरस्टेट जांच हुई, एक गिरफ्तारी हुई, वो भी एक बड़े त्योहार के बीच। हाँ, ये घटना कई बातें बताती है, जैसे कि व्हाट्सएप जैसे कम्युनिकेशन टूल कितने पावरफुल हैं, हेल्प के लिए भी और गलत इस्तेमाल के लिए भी। और ये पुलिस की टेक्नोलॉजी पर पकड़ और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल के महत्व को भी दिखाता है। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने बात की कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरे मैसेज मिले जी, जिसमें RDX, मानव बम और लश्कर-ए-जिहादी जैसे नाम का इस्तेमाल था। फिर मुंबई क्राइम ब्रांच और वर्ली पुलिस ने सीनियर अफसरों की देखरेख में तेजी से जांच शुरू की, जो मुंबई से नोएडा तक गई। और आरोपी अश्विन कुमार सोपरा, जो बिहार का रहने वाला है, उसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया। फोन और सिम भी जब्त हुए हैं। और ये सब हुआ अनंत चतुर्दशी के बेहद संवेदनशील मौके पर, जब मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए लाखों लोग थे और हजारों पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, ATS वगैरह भी अलर्ट पर थे। बिल्कुल। तो इस सब से हमें क्या खास सीखने को मिलता है? आपने तेज कार्रवाई और तालमेल का जिक्र किया। हाँ, मेरे ख्याल से वो सबसे अहम टेक अवे है। क्राइम ब्रांच ने जिस स्पीड से रिएक्ट किया, धमकी मिलने से लेकर कुछ ही दिनों में दूसरे राज्य में आरोपी को दबोचने तक, ये उनकी एफिशिएंसी दिखाता है। इसमें टेक्निकल सर्वेलेंस का रोल बहुत बड़ा रहा होगा। और राज्यों के बीच समन्वय, वो अक्सर मुश्किल माना जाता है। हाँ, लेकिन इस केस में मुंबई पुलिस का नोएडा जाकर शायद यूपी पुलिस के साथ मिलकर आरोपी को पकड़ना दिखाता है कि ये कोऑपरेशन काम कर रहा है। ये भी दिखाता है कि क्राइम अब बॉर्डरलेस है, तो पुलिस को भी वैसे ही काम करना होगा। और ये भी साफ है कि ऐसी धमकियों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, चाहे भेजने वाले का इरादा कुछ भी हो। हाँ, और लेना भी चाहिए, खासकर जब धमकी स्पेसिफिक हो, RDX, मानव बम, किसी आतंकी जैसे नाम का इस्तेमाल हो और टाइमिंग सेंसिटिव हो। एजेंसियां व्हाट इफ के सिद्धांत पर काम करती हैं। रिसोर्स लगते हैं, लेकिन किसी अनहोनी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। सही कहा। ये एक तरह से सिस्टम के लिए एक अनप्लान्ड ड्रिल जैसा भी हो जाता है, जिससे तैयारी परखी जाती है। ये सब समझने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद सुनने वाले भी इस पर सोचे। आरोपी पकड़ा गया, पर उसकी मंशा, उसका मोटिव अभी पूरी तरह साफ नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई व्यक्ति ऐसी धमकी, वो भी इतने नाजुक मौके पर, क्यों देगा? क्या ये सिर्फ शरारत है, ध्यान खींचने की कोशिश, कोई दिमागी परेशानी, या कोई गहरा खतरनाक इरादा? और समाज पर लोगों के मन में डर पैदा करने के लिहाज से ऐसी हरकतों का क्या असर होता? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। मंशा अलग अलग हो सकती है। कभी ये बचकानी हरकत होती है, कभी शोहरत पाने की चाह, कभी सच में कोई खतरनाक प्लान। लेकिन इरादा चाहे जो भी हो, इसका नतीजा खतरनाक हो सकता है। पुलिस का टाइम और रिसोर्स बर्बाद होता है, लोगों में डर फैलता है, और हो सकता है असली खतरों से ध्यान बढ़ जाए। आज के डिजिटल युग में तो एक मैसेज लाखों तक पहुंच जाता है, तो ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतों का असर और भी गंभीर हो सकता है। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस पूरी घटना को समझने में मदद मिली होगी।